सो हाय मेरे प्यारे बच्चों और जो पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स जो कि बच्चों को अपने अपने बच्चों को आईआईटी और नीट की क्लासेस के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, आईआईटी नीट दिलवाना चाह रहे हैं। हम अपने आज के जो डे फर्स्ट का हम ने अभी कुछ देर पहले तो छोटा एक पार्ट बनाया था, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इसके आगे सेकंड पार्ट बना रहे हैं इसके लिए। तो 11 12 और ड्रॉपर्स के जो स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी और नीट 2026 में देना चाह रहे हैं, इसके लिए मैं खान सर, एम विजन विद्यापीठ और क्वांटम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आईआईटी नीट और आईआईटी नीट के लिए जो मेन और एडवांस के जो एग्जाम्स है और नीट की एग्जाम्स है, इनकी प्रिपरेशंस किस तरह से करनी है, इस बारे में हम लोग अभी कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। आईआईटी जेई की एग्जामिनेशन जो होगा और नीट के जो एग्जामिनेशन है, इसके लिए जो प्रिपरेशंस करनी है हमें प्रिपरेशंस को किस तरह से करनी होगी, हमारा किस तरह से टाइम यूटिलाइज हो, तो हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनानी होगी। हमें डेली बेसिस पर स्टडी प्लान करना होगा, हमें अपने सिलेबस को समझना होगा, हमें अच्छी हैबिट्स को अपनाना होगा, हमें अच्छी बुक्स को रिफर करना होगा, हमें अच्छी बुक्स पढ़ने के साथ साथ में डेली रिविजन्स और बहुत सारी चीजें करनी होगी। हम वन बाय वन उसको अच्छे से समझ लेते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच के लिए अगर आईआईटी जेई के मेन और एडवांस को क्लियर करना है और नीट को क्लियर करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिस्टमेटिक अप्रोच करना होगा। सिस्टमेटिक अप्रोच का मीनिंग ये है कि आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना होगा कि आपको विदिन 1 ईयर में आपको पूरा सिलेबस कंटेन कवर करना होगा और आपको अच्छे से उसको अटेम्प्ट करना होगा। जब आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप इजी तरीके से एग्जाम में 5000 के अंडर में अपनी रैंक को लेकर आ पाएंगे। तो बच्चों इसके अंदर देखना होगा सिस्टमेटिक अप्रोच हमें किस तरह से करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को फोकस करेंगे। क्या करेंगे, हम अपने सिलेबस को फोकस करेंगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो हमारा जो फिजिक्स है ना, तो उसके बाद हमारा जो केमिस्ट्री है, ठीक है, हमारा जो बायो है और हमारा जो मैथ्स है, तो इसके अंदर हम कितना सिलेबस कवर करेंगे। इसके साथ में हमें जो इसका एग्जाम का पैटर्न है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या बेटा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एग्जामिनेशन जेई मेन और एडवांस और जो नीट के एग्जामिनेशन है, इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, जो ये सिलेबस है, सिलेबस आपने पूरी तरह से क्लियर कर लिया कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर में से कितने ज्यादा नंबर्स आते हैं, क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर में से आपको इजी लगते हैं, कौन से चैप्टर आपको टफ लगते हैं, और कौन से जो चैप्टर्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा हो। न्यूमेरिकल के साथ साथ में आप ये देखेंगे कि उसके अंदर रीजनिंग वाले क्वेश्चन कितने इजी, कितने हैं टफ, कितने हैं, किसमें ट्रिक हमको इस्तेमाल करनी है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में सिलेबस को हम लोगों को ये पढ़ना कवर करना होगा कि हमें कितना पढ़ना है सिलेबस को एक्चुअली में। तो सिलेबस हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए ताकि हमें कोई भी एक भी क्वेश्चन हमारे सिलेबस से वो बाहर ना आ पाए। नॉर्मली होता है कि 5%, 2%, 10% तक का सिलेबस, लेकिन वो सिलेबस से बाहर नहीं होता है। वो थोड़ा लेवल थोड़ा कम होता है या ज्यादा होता है, थोड़ा टफ लेवल से पूछा जा सकता है, लेकिन सिलेबस से बाहर नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि एग्जाम का पैटर्न, ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसको भी हम अपने डेली लेक्चर्स में हम लोग उसको टैकल करेंगे। फिर इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है स्टडी मटेरियल और उसके रिसोर्सेस। स्टडी मटेरियल्स कौन सा होगा, हमें रेफरेंस एनसीईआरटी के साथ साथ में हमें इंडिया के सबसे बेस्ट जो राइटर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए और बायो के लिए, इनके हमें रेफरेंस बुक्स को हम लोग लेंगे और उनको हम लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड, हम सेंटेंस टू सेंटेंस भी स्टडी करेंगे। क्योंकि पहले होता ही है कि बायो जो होती है ना, वो
लाइन टू लाइन आपको रिमेंबर करना पड़ती है, लाइन टू लाइन आपको याद करना पड़ेगी, है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आपको सॉर्ट आउट करते हुए आना चाहिए। इसके बाद में जो हमारे अलग रिसोर्सेज बनेंगे, तो स्टडी मटेरियल्स के अंदर हमें कहाँ से हम उसको ले सकते हैं, तो इंडिया के बेस्ट राइटर्स की बुक्स हमारे पास में अवेलेबल है, हम उनकी हेल्प लेंगे, हम उसके द्वारा स्टडी अपनी करेंगे। इसके बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट। बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो है स्टडी प्लान और टाइम मैनेजमेंट। हमें स्टडी किस तरह से करनी है, किस टाइम पर करनी है, और हमें अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। उसमें हम डेली शेड्यूल अपने क्या क्या करेंगे, हम कितने आवर्स अपनी कोचिंग को जाएंगे, हमें 6 to 7 आवर कोचिंग में चले जाएगा। फिर हमें नींद भी लेनी है, तो हमें 6 to 7 आवर या 8 आवर्स हमारी नींद हो जाएगी। स्लीपिंग टाइम भी देना है, खाना पीना ट्रेवलिंग करना हमें। इसके अलावा खुद के लिए भी सेल्फ स्टडी के लिए, और हमें अपने टीचर्स के लिए डाउट सॉल्विंग वगैरह हमें करनी है। टेस्ट सीरीज, हमें टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिसेस करनी है। हमें इन सब चीजों के लिए एक डेली प्लान बनाना होगा, वो भी मैं आप लोगों को बनवा दूंगा ये बहुत इजी तरीके से। फिर हमें वीकली टारगेट भी हमें बनाना होगा। वीकली टारगेट मतलब हम वीकली में कितने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 200, 300, 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो हमारे छोटे छोटे वीकली टारगेट जैसे हम बड़े वाले छोटे छोटे जब वीकली टारगेट बनाएंगे, तो हम मंथली उसको अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको बहुत सी चीजें आएगी, बहुत सी चीजें नहीं आएगी। तो जो चीजें आ रही है वेल एंड गुड, और जो चीजें नहीं आ रही है ना बेटा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने टीचर्स से मदद लेनी होगी। हमें अपनी जो भी डाउट्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खुद से पहले तो प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर नहीं भी आएगी तो फिर हमें उसके लिए हमें अपने टीचर्स से हमें जो है कि हम चाहे वो किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन में है या हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, आप एनी टाइम अपने जो है टीचर्स से, जो है रेस्पेक्टिव टीचर्स से आप हमेशा कांटेक्ट में रहें, कांटेक्ट करें उनसे, और उनसे सीखें, उनसे समझें। और इसके अलावा हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिसेस। तो इसके अंदर में हम ये देखेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारे एग्जाम किस तरह से आएगी, क्या सिलेबस है, सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स के अंदर क्या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स है अलग अलग है। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट ग्रेविटी है, फिर उसके बाद में मैग्नेट वाले पोर्शन है, फिर उसके अंदर में क्वांटम फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर है, साउंड है, और भी बहुत सारे हमारे पास में चैप्टर्स है जो डिटेल्स में हम लोग देखते चले जाएंगे। तो इनके हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें किस तरह से ये चीजें हो रही है। हम बात करेंगे कैसे, हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए कि बहुत इजी तरीके से कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने माइंड में इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। कैसे कि क्यों, वाई, अगर ये चीज हुई है तो क्यों हुई है, ये कब हुई है, किस ईयर में हुई है, ये किस टाइम पर हो रही है, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, इसका हमको ध्यान रखना होगा। उसके बाद में हमें ये कहाँ हो रही है, कहाँ हुई है, कहाँ हो रही है, हाँ ये कैसे हो रही है, हाउ मच एंड हाउ मेनी, ये भी हमें बहुत कुछ हमारे माइंड में रखना होगा। कब हो रही, कब क्यों हुई है, कोई भी रिएक्शन हुई है, कोई फिनोमेना हुआ है, और कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में वो चीज क्यों हो रही है, आखिरकार हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, उसका आंसर हमें लाना है। तो वो जिसको हम विजुलाइज करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें क्यों वो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना पड़ रहा है ना। तो हम वो कब हुआ, जो भी हमारे पास में जो टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स के अंदर जो भी हमारे पास थ्योरी है, वो थ्योरी के रिलेटेड क्यों, कब, कैसे, हाउ मेनी, हाउ मच, उसमें कौन कौन सी चीजें
इन्वॉल्व रहती है, कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व नहीं रहती है, उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उससे हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या क्या हमारे पास में उसके नुकसान होंगे, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस होगी, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। इसके अलावा हम लोग उसको जब किसी भी तरह के जो टॉपिक्स को हम हैंडल करेंगे तो उसमें हमारे पास में कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये जो PIQs है, तो PIQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उसको हमको डेली प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा जो MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसकी भी हमको प्रैक्टिस करना है। डाउट सॉल्विंग और जो हमें जो भी प्रॉब्लम्स बन रही है वो हमें अपने रेस्पेक्टिव टीचर से उसकी हेल्प लेनी है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन बैंक्स वगैरह को भी रिफर करना है। क्वेश्चन बैंक्स को हमको ये हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर हम ये पूरी चीजें शामिल करेंगे। इसके अलावा हमें देखेंगे हम की रिवीजन, जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, जो भी हमने चैप्टर पढ़े हैं, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है, फिर उस थ्योरी के जो भी फार्मूलेज है और उसकी जो ट्रिक्स है, उसके जो कॉन्सेप्ट है, उनका हमको बार बार रिवीजन करना होगा। इसके अलावा हमें शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने होंगे। हम अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार करेंगे इसके लिए, ताकि कोई शॉर्ट नोट्स में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ना पड़े जिसमें टाइम ज़्यादा लगे। हम छोटी छोटी चीज़ें करके वो पूरा जो उसका निचोड़ है या हम कहेंगे उसका कॉन्सेप्ट है वो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ट्रिक्स है, फार्मूले हैं और इसके जो भी डेरिवेशंस है, ये सारी चीज़ें हमको कवर करनी होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। तो जब आप इन तरह के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं बेटा, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मेंटली पूरी तरह से प्रॉपरली हेल्दी होना चाहिए। मेंटल हेल्थ बहुत आपके लिए जरूरी है। इसके लिए क्या होगा, आपको 6 to 7 या 8 आवर की नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर 6 घंटे या 7 घंटे आप नहीं सोएंगे ना बेटा, तो आपके जो हार्मोनल है वो डिस्टर्बेंस होने लग जाएंगे। मेलेनिन कब बन रहा है, कार्टिसोल्स कब बन रहे हैं, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको कि आप अपना बैलेंस, मेंटली बैलेंस नहीं प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। आपको स्टडी करनी है 6, 7, 8 आवर इनफ है, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी 6, 7, 8 आवर्स कर रहे हैं। अपना इंस्टीट्यूशन और कोचिंग्स वगैरह के अंदर भी आप अपने जो है कि 6 to 7 आवर कर रहे हैं, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स और समथिंग में 12 to 14 आवर्स आपका ये इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आप नींद नहीं लेंगे ना, तो आपका ब्रेन अगले दिन के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। हो सकता है नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो गया, पर जब उसका नेक्स्ट डे आएगा तो आपको फिर प्रॉब्लम होने लग जाएगी। आपको आपके ब्रेन को 6-7 आवर्स के लिए बिल्कुल स्टॉप, इसके लिए भरपूर उसको रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। तो नींद बहुत जरूरी है, आप इसको इग्नोर ना करें। ज़्यादा रात रात भर भी आप पढ़ रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अगर आप नींद के वजह से फिर अगले दिन, उसके नेक्स्ट डे, उसके किसी तरह के डिस्टर्बेंस आ रहे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद में जो फिजिकली आपको एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने के साथ साथ में आप अपना योगा वगैरह जो होते हैं, योगा वगैरह करिए। तो आप योग स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। हार्ड जिम जाने की जरूरत आपको अभी फिलहाल में नहीं है, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, कई बच्चे प्रॉपरली बाहर रह के स्टडी कर रहे होते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं पाते हैं, बाहर टिफिन सेंटर में खाना खाते हैं, तो वो जिम वगैरह जाए करेंगे, उनको और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, और वो अपनी टोटल अभी फोकस जो है वो आप अपनी स्टडी पर करिएगा, तो वो बेहतर हो जाएगा आपके लिए, है ना। फिर उसके बाद में लाइफ है, एक बार जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो IIT हो चाहे वो नीट हो, जब IIT कॉलेज मिल गया, अच्छा IIIT कॉलेजेस मिल गए, फिर अगर उसके अलावा अच्छे से एम्स वगैरह में चले गए, तो फिर जिंदगी भर जिम वगैरह है और जिंदगी भर वो सब चीजें होती रहेगी, है ना। अब सेल्फ स्टडी और कोचिंग के लिए जब आप टाइम निकाल रहे हैं, तो आपका लगभग अच्छे से कोचिंग ज्वाइन करें। कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो लाइव प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जो भी आप अपनी सेल्फ स्टडी में उसको शामिल करिए। अच्छे जो टीचर्स हैं उनकी हेल्प लीजिए, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उनकी हेल्प लीजिए। अगर ज़्यादा फीस की वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऑफलाइन में ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आप ऑनलाइन में भी बहुत सारे अवेलेबिलिटीज हैं, आप ऑनलाइन का भी सहारा ले। और खासकर मैं आपके साथ में हूँ, हमारी टीम आपके साथ में है, आप जो है आपके लिए हम
डे बाय डे हम जिस तरह का पूरा एक इन्वायरमेंट होता है आईआईटी नीट का, इस तरह से हम पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे ताकि आप डायरेक्टली लाइव इंटरेक्शन में रहे। हमारा जो इंटरेक्शन होगा वो लाइव रहेगा बेटा, है ना, लाइव इंटरेक्शन हम लोग करेंगे। तो इसलिए कि इससे ये होगा कि आपकी जो ये ईयर की एग्जामिनेशन है ना, जो भी बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से ड्रॉप आउट बैठे हैं ना, आईआईटी में तो इतना नहीं मिल पाता, लेकिन जो नीट के लिए 1 2 3 साल के ड्रॉपर्स बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अच्छी सी रैंक आ जाए उनकी। तो हम मेहनत करने के लिए, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं हम भी उतनी ही मेहनत करेंगे, और जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आपसे भी हम लोग करवाएंगे, क्योंकि हमारा ये एक उद्देश्य है कि आप किसी से कम नहीं है। आप एयर 1 में भी आ सकते हैं, आप एयर 10 के अंदर भी आ सकते हैं, आप एयर 100 में भी आ सकते हैं, आप एयर 1000 के अंदर भी आ सकते हैं, आप एयर 5000 के अंदर भी आ सकते हैं। बस हमें जरूरत है फुल कॉन्फिडेंस करने की, नेगेटिव चीजों को छोड़ दो बिल्कुल तरह से, है ना। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, फिजिकली हेल्थ और मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए एक और चीज ये करनी है बेटा, जंक फूड, बाहर का फास्ट फूड बंद कर दीजिए। घर पर है मम्मी के हाथ का फर्स्ट क्लास खाना खाइए। जो खाने, जो घर के खाने की बात है वो बाहर के खाने में नहीं है। बाहर का खाना खा करके आप बीमार हो जाएंगे। जो बच्चे अधिकतर बाहर के टिफिन खाते हैं, बाहर का खाना चल रहा होता है, उन बच्चों के अंदर आप देखोगे टाइफाइड, जॉइंडिस, ये और नॉर्मली जो फीवर्स या स्टमक पेन, ये कहीं ना कहीं होते ही रहता है। कई बच्चों को तो पानी की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका क्रिएटिनिन लेवल इतना बढ़ जाता है कि क्या बताना है ना। किसी में सोडियम बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमें क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे, अगर हम अपने बेहतर ये है कि हम अपने घर का खाना प्रीफर करें। बाहर पैकेट आइटम, जंक फूड, फास्ट फूड से हम लोग उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे, 8-15 दिन, महीना भर तक बीमार रहेंगे, हॉस्पिटलाइज रहेंगे, घर में रहेंगे, सोते रहेंगे, फिर उसके अलावा आप हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहेंगे, तो अपनी प्रिपरेशंस को करेंगे कब बेटा, है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने आप को फिजिकली और मेंटल अगर आपको स्ट्रांग होना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड और ये जो भी चीज़ें खाते हैं आप अधिकतर, वो आपको अवॉइड करनी होगी, है ना। इसके अलावा आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी। कई बार होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, आप छोटे छोटे से गोल बनाओ, आप वीकली गोल बनाओ, डे बाय डे वाले गोल बनाओ, है ना। जो पर डे जिस टास्क को आप कर सके ऐसे गोल बनाओ। आप जब छोटे छोटे गोल्स करने लगेंगे, जब आप छोटी छोटी चीजों को करने लग जाएंगे, आपसे पूरा सिलेबस नहीं हो रहा, एक एक चैप्टर करिए, एक एक चैप्टर नहीं हो रहा, छोटे छोटे पैराग्राफ करिए, छोटे छोटे टॉपिक्स करिए, और उन टॉपिक्स के बाद में आप उसको पूरा चैप्टर कर लीजिए। जब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप करते चले जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, इतना कोई हार्ड एग्जाम नहीं होता आईआईटी नीट का, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इतना हार्ड नहीं है। बस आपको जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है, बहुत सारी चीजें, लाइफ बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है लाइफ कि आपको करने के लिए बहुत कुछ है ना। ये जस्ट एक केवल एग्जाम है, एक क्राइटेरिया है। आपका 10th और 12th में आप कितनी तैयारियां करते हैं? आप जी जान लगा देते हैं 10th में और 12th में 95%, 96, 97, 98%, 99% लाने के लिए दिन रात कर देते हैं। पर आपकी 10th की मार्कशीट क्या काम करती है? 10th की मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ बताती है ना। और इसके अलावा 12th की आपको कम से कम 12th के अंदर ना 70% के ऊपर आप हो जाओ, आपको कोई भी कॉलेज एडमिशन देने से मना नहीं करेगा। हाँ, ऐसा भी ना हो क्या 50% के नीचे आ जाओ, तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन इतना तो हो कि एज एन एवरेज से ज़्यादा ही आपको करना पड़ेगा। आप 60, 65, 70, 75, अगर ये कम से कम बता रहा है, हाईएस्ट के लिए तो आप 99%, 99.99% भी लेकर आओ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके 99% 12th में है
और इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर आपका कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, फिर वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें बैलेंस बनाकर चलना है, हमें अपना सब्जेक्टिव्स को भी क्लियर करना है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस को भी क्लियर करना है। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस आपकी जो होती है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है 10th 12th की, और इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन वो आपकी है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो एग्जामिनेशन होती है लाइक CUET होती है, तो ये भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, ये जो CUET होती है ना ये आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आती है बेटा, है ना। आपको सेंट्रल, अगर आपको IITs में नहीं मिल पा रहा, जो मैथ्स ग्रुप के हैं या जिनको IITs में जाना है, जिनको अभी नीट से थ्रू आउट नहीं मिल पा रहा है, तो CUET की एग्जामिनेशंस भी आप उसको दे सकते हैं। इसमें भी अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलेगी आपको, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इनमें भी अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं, इनके अंदर भी आपको एज एन एवरेज जो है ना वो 10 to 50 लाख के बीच में आपको इजीली एनुअली पैकेज मिलता है। जैसे कि NIT है, भोपाल का मैनिट है, फिर आप बात करें तो त्रिची का जो NIT है ना, फिर उसके बाद में वो DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, नाम लूंगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारे इंडिया में और फॉरेन में भी है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाए। बहुत इजी एग्जाम होता है अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच करेंगे तो, सिस्टमेटिक तरीके से, और आप अपने जो टाइम को मैनेज करते हुए और अपनी अच्छा स्टडी मटेरियल ले करके और अच्छे से टीचर्स के द्वारा आप अगर स्टडी करेंगे हेल्प से, तो आपको डेफिनेटली इन एग्जाम में सक्सेस मिलेगा। आप बिल्कुल इसके अंदर सफल होंगे, बिल्कुल आप इसके अंदर कामयाब होंगे, है ना। बस इसका ध्यान ये रखना है कि जो भी आप एडिशनल रिसोर्सेज आप अपना रहे हैं, ये एडिशनल रिसोर्सेज आपके लिए, इनके एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल हो। आप कोई सा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले रहे हो या एडिशनल सोर्सेस आपने लिए, ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है इधर उधर की चीजों के अंदर में, कि आप कुछ भी, जैसे मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो 1 घंटा 2 घंटा स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद रील से चलाने लग जाते हैं, जस्ट वह शेपिंग करने लग जाते हैं, कि जस्ट इंस्टाग्राम पे या जो भी उनको जो भी उनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं उनमें वो रील्स को ज्यादा फॉलो करने लगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें उनका टाइम खराब हो रहा है बेटा, और एक बार टाइम चले गया ना तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। वैसे भी आपके पास में क्या मिल रहा है, 1-2 साल का तो टाइम मिल रहा है आपको, 1-2 ईयर 1-2 साल का टाइम मिल रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 1-2-3 कितनी मेहनत करोगे आप, मतलब इससे ज्यादा मेहनत करोगे तो क्या मतलब है। इससे अच्छा तो फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, या फिर आप फॉरेन में जाकर के MBBS कर सकते हैं। 3 साल में आप फॉरेन में जाएंगे तो फॉरेन में आपको 5 ईयर, विदिन 5 ईयर्स के अंदर डिग्री मिल जाएगा, इतना पेमेंट भी नहीं मिलने लगता है उसमें। वहाँ पे आपको जो भी आपकी कंट्रीज है लाइक रशिया है ना, उज्बेकिस्तान है, और जो भी यूक्रेन वगैरह है, और बहुत सारी कंट्रीज है जो आपको फॉरेन में MBBS करवाती है। तो इजीली आपको 15 लाख टू ये मान के चले कि आपको वो 50 लाख के बीच में आपको MBBS कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप यहाँ पर इंडिया में रह रहे, इंडिया में रह करके फीस देंगे 1 करोड़ रुपए, है ना, प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा वगैरह में, तो आप यहाँ पर अपना पैसा बचा सकते हैं ना बेटा। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि इतनी फीस लगती है। कई ऐसे कोर्सेस है AFMC, अब ये AFMC जो होता है, देखो बेटा AFMC के अंदर क्या होता है, एम्स के अंदर क्या फीस है ना, एम्स के अंदर क्या फीस है, ये आपको बड़ा आप सोचने में आ जाओगे, जीप में, है ना। कई ऐसे यूनिवर्सिटीज है, कई ऐसे कॉलेजेस है, आपको यहाँ पर है ना एक ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी एक 5 स्टार होटल में एक टाइम का लंच कर लिया या डिनर कर लिया। एक बार ताज होटल में गए, ताज होटल में बैठ कर चाय पी, खाना खाया आपने, डिनर विनर किया है, छोटा सा प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी मनाई है, और इसमें आपका ये हो जाएगा 5,000 10,000 ऐसे तो फीस होती है, 5, 10, 20 हजार रुपए के अंदर एम्स में FMC में हो जाता है। बट जरूरत है कि आप उसको जाने, उसको समझे। अगर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे ना तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप, है ना। फिर इसके अलावा आपको हमेशा कि हमें
जो इन टाइमिंग में आपको ना पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे ना, सकारात्मक सोच, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे लोगों से तो इनको, ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड कर दो। आप क्या करोगे? अवॉइड करोगे। क्या करोगे बेटा? अवॉइड। क्या करोगे अवॉइड में? जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तू तो कर नहीं पाएगा, तेरे से कुछ होगा नहीं, तू बिल्कुल नहीं कर पाए, ऐसे होते हैं ना। कोई फ्रेंड सर्कल होते हैं, अपने आस पड़ोस में होते हैं। कई बार तो रिलेटिव्स बोल देते हैं कि अरे यार अभी तक 1 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, इतने सारे लाखों रुपए पैसे बिगाड़ दिए, कुछ नहीं हो पा रहा। तो प्लीज इन चीजों को आप अवॉइड करिए। जिस दिन आप ये चले जाओगे ना बेटा, जिस दिन आप यहां पर आ जाओगे, सब आपके पीछे लग जाएंगे। बस ये जो टाइमिंग है आपका 1 2 3 साल का या 1 2 साल का जो टाइमिंग है ना बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए आप सब कुछ साइड में करो। पहले स्टडी, फिर उसके बाद पूरी लाइफ पढ़ेंगे। तो ये हमने आज टॉपिक्स में देखा कि कुछ जो एक हमारा टॉपिक ये रहेगा था रेगुलर स्टडी का। तो रेगुलर स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आप चाहोगे कि नहीं यार आज बर्थडे पार्टी मना लेते हैं, आज हम पिकनिक विकनिक घूमने चले जाते हैं, एडवेंचर ट्रिप पर चले जाते हैं, नहीं है बेटा, जरा रुक जाओ 1 2 साल 3 साल, उसके बाद में पूरी लाइफ आपको एडवेंचर ट्रिप ही ट्रिप मिलेगी, है ना। संभाल ले तो ठीक है, नहीं तो पहाड़ पर जाके नीचे गिरना रहेगा फिर आपको। तो आपको चढ़ना भी है, वहां पे टिके भी रहना है, कभी नीचे नहीं गिरना है। ऐसा हमारी तो यही शुभकामना रहती है कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें, है ना। फिर रेगुलर स्टडी हम जो बात कर रहे थे ना, रेगुलर स्टडी, तो ये रेगुलर स्टडी आपको कहां से कहां ले जाएगी पता भी नहीं चलेगा। पत्थर के ऊपर जब रस्सी चलती है ना, पत्थर पे कैसा निशान हो जाता है। तो ये रिवीजन और ये रेगुलर स्टडी, तभी आप इतनी सारी चीजों को कर पाएंगे। और जब आप सब सारी चीजों को कर लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जिसे किसी ने एक आपको गुलदस्ता दे दिया। ये जो पूरा सिलेबस आपको लगता जरूर है, जब 10th से जस्ट 11th में आते हैं तो कई बच्चे घबरा जाते हैं कि हमसे तो मैथ्स होगा नहीं, बायो होगी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री होगी नहीं। और स्पेशली नीट वाले बच्चे तो है ना, इतने घबराते हैं फिजिक्स से कि कोई पता नहीं कोई आसमान से कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। जैसे ये जो है नीट वाली जो है ना, ये नीट वाले बच्चे इतने घबराते हैं, मुझे मैं तो बायो में ज्यादा स्कोर कर लूंगा, केमिस्ट्री में ज्यादा स्कोर कर लूंगा, और बस इंग्लिश तो आती है मुझे थोड़ी बहुत, मैं कर लूंगा अच्छे से। लेकिन वो फिजिक्स से घबराते हैं। फिजिक्स घबराने की क्या जरूरत है? आज जो आप ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना, जितनी भी, चाहे वो रॉकेट्स हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे सैटेलाइट्स हो, वायरलेस कम्युनिकेशन हो, ये मोबाइल हो, ये लैपटॉप्स हो, ये आजकल सब प्लाज्मास में आ गए हैं। और आजकल तो सब ये एलईडीज वगैरह, बोर्ड वगैरह भी सब कुछ, आज टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ चुकी है, एक प्रोसेसर के अंदर सिमट सी गई है ना। तो इतनी घबराने वाली कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आप जो पुराने लोग हैं ना, उनको तो मोबाइल भी यूज नहीं करते आते प्रॉपरली, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल को अच्छे से यूज कर लेते। क्यों कर लेते? क्योंकि उसको उन्होंने आदत में लिया है, उसके लिए उसको रेगुलर में, अपनी रेगुलर हैबिट में ले लिया उन्होंने। तो जब आप रेगुलर स्टडी करोगे ना बेटा, तो ये सारी चीजें आपको एक गुलदस्ते के जैसे लगेगी, किसी ने आपको एक गुलदस्ता भेंट कर दिया है जिसमें सभी तरह के फूल लगे हुए हैं। तो आई होप कि आज का ये जो टॉपिक्स है, हो सकता है अभी मैं भी थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सी जो है कि अभी मैं जस्ट अभी प्रिपरेशंस वगैरह आपको ये करवाने के लिए, पहली बार आपसे आज डे फर्स्ट है और पहली बार मैं लाइव इंटरेक्शंस कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स। ऐसा ऑफलाइन में तो हमेशा करते रहते हैं, ऑफलाइन में क्या है कि आई कांटेक्ट हो जाता है ना, कौन बच्चा किस तरह की हरकत कर रहा है, कौन बच्चा समझ रहा है, कौन बच्चा नहीं समझ पा रहा है, किस बच्चों को क्या डाउट आएगा, तो हम फेस रीडिंग कर लेते हैं या फिर उनको आई कांटेक्ट करके भी अधिकतर समझ जाते हैं। लेकिन अभी ये जो लाइव हम क्लासेस ले रहे हैं, अभी पता नहीं इंडिया में कितने लोग देखेंगे, चाहे वो हजारों में देख रहे होंगे या लाखों में या करोड़ों में, जो भी देख रहे होंगे या देखेंगे भविष्य में। तो हम लोग, मैं भी कोशिश करूंगा कि जो है बहुत एक इजी तरीके से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में हम लेते हैं, ऑफलाइन में हम लोग जिस तरह से क्लासेस में बहुत प्रिपरेशंस कराते हैं, तो हम इस तरह से उसको आपको यहाँ पर भी हम लोग डेवलप करें, ताकि जो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बहुत स्वीट एंड शॉर्ट, बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि हमारे द्वारा जो चीज़ें बताई गई
उसको आपने अच्छे से समझा और उनमें आपने परफॉर्म किया, उसकी हेल्प लेकर के आपने परफॉर्म किया और आपने इन एग्जाम्स को क्लियर किया। और अगर आप इन एग्जाम्स को जो क्लियर कर रहे हो, इन एग्जाम्स को आप जो क्लियर कर रहे हो, अगर आप AR1 से लेकर के AR5000 के बीच में, तो बेटा ये जो रैंक है आपको कोई ताकत मेडिकल कॉलेज में जाने से नहीं रोक सकती, कोई सी भी ताकत आपको IITs में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकती। आप कर सकते हो, AR1 से लेकर के AR5000 के बीच में आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। बस आपको अपने माइंड में रखना है कि मैं आ सकता हूं, ये IIT की एक सीट मेरी है, ये एम्स की एक सीट मेरी है और इसे मुझसे कुछ नहीं, कोई नहीं छीन सकता, मुझसे तो ये कोई ले ही नहीं सकता, मैं बना ही इसी के लिए हूं। जब आप देखोगे कि क्या होगा, एक बार अटेम्प्ट में फेल होंगे ना, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आप फेल नहीं हो पाएंगे। कब? जब आप ये सारी चीजें सिस्टमेटिक अप्रोच से करेंगे, जब आपकी अप्रोच बहुत सिस्टमेटिक होगी, बिकॉज ये साइंस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, अगर आप जैसे कि रिसर्च में जा रहे हैं, अगर आप जैसे कि आप रिसर्च के अलावा एक साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, तो आप साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। अवेयरनेस, पहले तो अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी। कीन ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन। आपके अंदर में अवेयरनेस और अलर्टनेस, अवेयरनेस और अलर्टनेस अगर आपके बीच में है, घर आप बेसुध होकर सो गए हैं और अगर आप सो गए हैं और कोई आपके दरवाजे को ठोक रहा है, आपको उठना चाहिए। अवेयरनेस और अलर्टनेस बहुत जरूरी है। तो अपने आप को अलर्ट रखें, क्यूरियोसिटी, हमेशा जिज्ञासु बने रहिए, ये चीज क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो साइंस आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप अगर साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, अच्छे से अच्छा रिसर्च पर्सन बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आप में क्यूरियोसिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्यूरियोसिटी नहीं होगी आप में, तो ये चीजें आप नहीं कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इज कीन ऑब्जर्वेशन। कीन ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशंस का मीनिंग है कि आप ऑब्जर्व करते रहिए। आप अपनी लाइफ, अपने डेली रूटीन, अपनी स्टडी पर ऑब्जर्व करते रहे, उसका ऑब्जर्वेशन करते रहे कि आप आज कहां पर है, वन डे में कहां है, वीक में कहां है, मंथ में कहां है और ईयर में कहां है। ये चीजें आपको करना, आप में होना बहुत जरूरी है। और आप ये चीज अपने अंदर लाएंगे, डेफिनेटली आपको कोई भी आपको इन एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अब और भी चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए अभी रात भी हो रही है काफ़ी, मेरे हिसाब से शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रात के शायद 1 बज गया होगा। तो आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें, ताकि उन्हें ये चीज़ें पता चले और वो
काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में कर पाए, है ना। सो हैव ए गुड नाइट एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें आप, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।